नमस्कार। सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का भाग 2 यानी भाग 1 अब तक हम पढ़ा रहे थे, अब भाग 2 यानी 2 किताबें होती हैं, 1 से 35 नंबर का, सेकंड से भी 35 नंबर का, जो 2 बुक होती हैं। आज हमने दूसरी बुक ली है और दूसरी बुक का प्रथम चैप्टर लिया है। क्या चैप्टर का नाम है? प्रत्यास्थता। जो प्रत्यास्थता चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से कुछ भाग यानी कुछ टॉपिक छोटे छोटे इस बार कोविड-19 के कारण हटा दिए गए हैं, लेकिन आप उनको पढ़ लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इसके बाद कम्युनिकेशन एग्जाम देना है। तो आप 21 में एग्जाम देंगे, 22 में एग्जाम देंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इससे पहले पास हो चुके हैं या 22 में पास होंगे, आप तो 21 में देंगे, यानी 22 में कुछ बच्चे पास होंगे, 23 में पास होंगे, वो भी कम्पिटिशन एग्जाम देंगे, तो वो सब पढ़ेंगे। आप आधा पढ़ोगे तो आपका ज्ञान शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए आप, मेरी राय ये है कि आप पूरा पढ़िए। बोर्ड में कम आएगा, परीक्षा में कक्षा 11 में कम आएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना सब है। देखिए, पहला टॉपिक हमने क्या लिया है? विरूपक बल, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा। ये वैसे तीनों टॉपिक इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको तीनों समझाएंगे। आप इनको कॉपी पर लिखेंगे भी और तैयार भी करेंगे, वो अच्छा रहेगा। देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? प्रत्यास्थता, क्लास फर्स्ट ईयर, पार्ट 1, विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है? जैसे बल तो हमने पढ़ा है इससे पहले कि बल वह कारण है या वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, ये हमने पढ़ा है। और बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन, ये हमने पहले 10th क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर है विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल क्या होता है? देखो, विरूपक बल थोड़ा सा चेंज है। विरूपक बल जैसे किसी वस्तु पर लगाएं तो वस्तु के रूप या आकार में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए, उसे विरूपक बल कहते हैं। क्या? ऐसा बल जिससे वस्तु के रूप या आकार या दोनों में परिवर्तन हो जाए, दोनों बदल जाएं, ऐसे बल को विरूपक बल कहते हैं। याद हो गया? दूसरा क्या है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है? जैसे किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिस पर विरूपक बल लगाने से वस्तु अपने रूप या आकार में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। क्या मतलब है इसका? ये परिभाषा जो हमने बताई कैसे बता दी? जैसे ये हमारे हाथ में एक रबर की डोरी है, ये हमारे हाथ में एक रबर की डोरी है। देखो, मैं एक रबर की डोरी ले लेता हूँ और ये देख लीजिए, ये हाथ में रबर की डोरी है और हमने नीचे से विरूपक बल लगाया। विरूपक बल लगाया तो क्या किया? इसकी लंबाई बढ़ी। हम खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी और जैसे ही छोड़ देंगे तो वस्तु क्या है? अपनी अवस्था में लौट आएंगी। इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या क्या परिभाषा हुई? यानी प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या हुई? समझ लो फिर। यानी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिस पर विरूपक बल लगाने से वस्तु अपने आकार में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। जैसे अभी रबर की डोरी थी, आपने नीचे से विरूपक बल लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ी, और आपने विरूपक बल छोड़ दिया तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आई। उदाहरण लिख देंगे, रबर की डोरी। याद हो गया? अच्छा, तीसरा क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा। अच्छा, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? देखो, इसमें तो प्रत्यास्थता में वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है, लेकिन प्रत्यास्थता की सीमा में वस्तु वापस नहीं लौटती। यानी उसकी जैसे यही है, इसकी जगह हम लेंगे कोई तार। जैसे किसी धातु का तार है और ऊपर दृढ़ आधार से ये लटका हुआ, अब ये तार है, अब डोरी नहीं है, ये तार है। देखो, तार ये लटका हुआ है किसी दृढ़ आधार से। इसके निचले सिरे पर हमने पहले 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, तो तार की मोटाई पर निर्भर करता है आपने तार कैसा लिया है। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, हमने धीरे धीरे, यानी कहने का मतलब है जो विरूपक बल है वो धीरे धीरे बढ़ाते गए।
तो क्या होगा, इस तार की लंबाई बढ़ेगी। और वो हम जब वाट जो हमने 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के रखे थे, उनको धीरे धीरे हटा लें, तो क्या होगा, इस तार की लंबाई सदैव के लिए बढ़ जाएगी। यानी तार अब अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तार कुछ खिंच जाएगा, लंबाई में बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। और प्रत्यास्थता में क्या था, रबर की डोरी थी, उसको छोड़ दे रहे थे, अपनी पूर्वावस्था में लौटा रही थी, ये पूर्वावस्था में नहीं लौटी। यानी क्या परिभाषा होगी, आप कहेंगे यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विरूपक बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। याद हुआ? एक बार इन तीनों परिभाषाओं को फिर हम आपको बताते हैं। क्या बताया, देखो विरूपक बल ये था, यानी किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वस्तु रूप या आकार, यानी साइज और शेप, साइज में या शेप में परिवर्तित हो जाए, यानी बदल जाए, या दोनों बदल जाए, रूप या आकार में परिवर्तन हो जाए या दोनों परिवर्तन हो जाए, ऐसे बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल। याद हो गया। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता में अब दिमाग में रखेंगे कि रबर की डोरी सबने बताई थी। रबर की डोरी में क्या था, एक हाथ से हम ऊपर पकड़े थे, एक हाथ से नीचे खींची थी, और नीचे खींची तो उसकी लंबाई बढ़ गई, और जैसे लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब हम ये विरूपक बल लगा रहे हैं, और जैसे ही ये छोड़ दे रहे हैं, विरूपक बल हटा दे रहे हैं, तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट आ रही है, रबर फिर वहीं आ जा रही है, तो इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या परिभाषा बताई, फिर समझ लो, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिस पर विरूपक बल लगाने से वस्तु अपने रूप या आकार में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती, प्रत्यास्थता कहते हैं। याद हो गया। अब देखो अगला, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा में अब ये रबर नहीं रहा, क्या आ गया हमारे हाथ में, अब ये वायर आ गया, कोई तार है, यानी तार किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है, और इसके निचले सिरे पर विरूपक बल का मान बढ़ा रहे हैं। विरूपक बल का मतलब है, पहले हमने 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम के भार इस पर लगाते गए, और क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ेगी, तार खींचेगा। अच्छा, फिर वो जो वाट हमने नीचे रखे थे उनको हटा दिया, एक एक करके हटा दिया, फिर क्या होगा, तार खिंच जाएगा, यानी तार की लंबाई सदैव के लिए बढ़ जाएगी, तार अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगा। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विरूपक बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती, और उसमें देखो वापस आ जा रही थी, वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती। इस गुण को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। याद हो गया। अब देखो ये तीनों परिभाषाएं हमने आपको याद करा दी, इनको कॉपी पे लिख भी लेंगे। वैसे ही कक्षा 11 का जो इस बार का 21वां एग्जाम होगा उसमें आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी आप इनको तैयार करेंगे। अब देखिए प्रतिबल, ये अच्छा टॉपिक आ गया। अब प्रतिबल क्या होता है, देखो प्रतिबल समझ लो, प्रतिबल क्या होता है, हमने परिभाषा इसकी लिख दी है, बहुत छोटी सी परिभाषा, एक लाइन की तो है। साम्य अवस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसके आधार पर परिभाषा बताइए, सूत्र के आधार पर। देखो प्रतिबल बराबर एफ अपॉन ए को क्या मान लिया, एकांक। जैसे हमने प्रतिबल बराबर एफ अपॉन ए लिख लिया है, तो ए को क्या मान लिया, एकांक, ये एकांक है, ए को मान लिया हमने एकांक, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, प्रतिबल बराबर एफ हो जाएगा। तो देखो साम्य अवस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। याद हुआ, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा, इस सूत्र पे ही तो बता दी, याद होगी। अच्छा, अब ये डेफिनेशन तो हमें याद हो गई। अब फिर हमने क्या लिखा है, देखो, यानी माना, या लिख दो, यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल ए पर बल एफ लगाया जाता है तब प्रतिबल बराबर एफ अपॉन ए। अब जैसे इसका पूछा जाए आपसे मात्रक बताइए, तो मात्रक क्या बताएंगे, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन,
अच्छा, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर इसकी विमा पूछ ली जाए तो विमा कोई भी पूछ जाए तो विमा को निकालना चाहिए। यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रतिवली की विमा हम पहले निकलवा चुके हैं आपको, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं ml-1 t-2। ये हो गया। अब देखो, परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक, विमा, और बता दें और लिख लो, प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, लो यही लिख देते हैं इधर ही, नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और नंबर 2 अविलंब प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल, और नंबर 3 होता है स्पर्श रेखी प्रतिबल, स्पर्श रेखी प्रतिबल। पूरा टॉपिक हो गया प्रतिबल का, यानी प्रतिबल की परिभाषा हो गई, सूत्र, मात्रक, विमा, प्रकार भी आपने बता दिए, प्रतिबल समाप्त हो गया, यानी स्ट्रेस हमने बता दी। यानी धीरे धीरे देखा आपने, 4 टॉपिक आपको याद हो गए। अब देखो 5वां हम पढ़ाएंगे, वो भी आपको ऐसे याद हो जाएगा। पांचवा टॉपिक हमने लिया है विकृति। विकृति क्या होती है ये हम आपको बताएंगे, स्ट्रेन क्या होती है, देखो विकृति क्या होती है। परिभाषा में इसकी लिख देता हूं तब आपको समझाऊंगा, बढ़िया हो जाएगी। देखो, किसी वस्तु के रूप या आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है ये, यानी किसी वस्तु के रूप या आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी परिभाषा। उदाहरण, देखो एग्जाम्पल क्या है, कोई तार है, अगर तार पर भार लटकाएं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो भाई लिखो यदि किसी तार पर, किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती, यानी भार अगर लटकाएं तो तार की लंबाई बढ़ जाती है। देखो, भार लटकाए, तार की लंबाई बढ़ गई। अब देखो क्या परिभाषा हो गई, लंबाई में, यानी तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, के अनुपात को विकृति कहते हैं। ये हो गया। देखो, सूत्र लिख दें इसका तो और अच्छा हो जाएगा, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। देखो, ये हो गया। अब समझ लो परिभाषा क्या है, बहुत छोटी परिभाषा है,
किसी वस्तु के रूप या आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। देखो, किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जैसे अभी अभी हमने तार लटकाया था, अच्छा लंबाई बढ़ गई। फिर आपने क्या लिखा है, तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। यही हमने सूत्र लिख दिया, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब देखो ये आ गया, तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक तो कुछ नहीं होगा क्योंकि लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई अनुपात है। तो नई लाइन से लिख देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता और यह विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। यानी मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी, मात्रक नहीं होता तो विमाहीन राशि है। जैसे कोण एक बताया था, एंगल, वो भी विमाहीन राशि है, विकृति भी विमाहीन राशि है, दोनों की कोई विमा नहीं होती है। अब देखो प्रतिबल, विकृति। अच्छा, विकृति भी 3 प्रकार की होती है, ये भी आप लिख लो। विकृति भी 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखो, नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 तो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। नंबर 2 आयतन विकृति, और नंबर 3 होता है अपरूपण विकृति। यानी जैसे प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, विकृति भी 3 प्रकार की होती है। तो देखो हमने 3, 4, 5 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, और 5 मैं समझता हूँ आपको याद हो गए। अच्छा, अब मैं अगला टॉपिक लूंगा। अगला टॉपिक देख लीजिए, हमने इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक पढ़ा दिए। छठा क्या है, हुक का नियम। हुक का नियम है, हुक्स लॉ क्या होता है। देखो इसको मैं पहले लिख देता हूं, तभी आपको याद होगा। हुक्स लॉ क्या होता है, देखिए लिख देता हूं, किसी, और लिख लो, लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ पर, लिख दें फिर समझा देंगे, किसी पदार्थ पर कार्यरत, किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल, उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह यानी लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती का साइन विकृति हो गया, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती हो गया। अच्छा देखो, प्रतिबल बराबर क्या आएगा, एक नेतांक आएगा E इंटू विकृति। देखो E नेतांक आ गया, जहां E एक नेतांक है, लिख दें इसको भी, जहां E एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अच्छा, E बराबर लिखें तो क्या आएगा, E बराबर लिखें तो आएगा प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति।
अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक बताओ क्या होगा? प्रतिबल का मात्रक हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। विकृति का मात्रक क्या बताया था? विकृति का तो मात्रक ही नहीं होता है, अभी बताया था। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और देखो विकृति का मात्रक होता नहीं, तो इसका मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक आया, इसका मान क्या है? इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का भी था, तो मात्रक सेम तो विमा भी सेम आएगी। जो हमने प्रतिबल की विमा निकाली थी, भाई प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आएगी, विमा निकाल देंगे। यानी विमा हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग फार्मूला लगा के निकालेंगे। ml-1 t-2। अब देखो परिभाषा हो गई, लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, जहां ई एक नियतांक है जिसके प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब देखो ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, इसके आधार पर मात्रक लिख दिया, विमा हो गई। और बता दें यह भी 3 प्रकार का होता है, प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। लिख लो, दूसरे पेन से लिख देते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। यानी जो विकृति है, पदार्थ में उत्पन्न विकृति आई, इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। यानी विकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं यहां लिखते हैं? नंबर 1, 2, 3। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, नंबर 2 आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक, ये दा लिखा है, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक ये भी 3 प्रकार का होता है। अब देखो ये तीनों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, हम अगले लेक्चर में इनको पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में इनको लेके आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक पढ़ाए। इनको तैयार करेंगे। ये कोर्स से तो हटा दिए गए हैं, लेकिन आप इनको कॉपी पर लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट, तो तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट में हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, दृढ़ता गुणांक क्या होता है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।